24 मार्च 2026 को हरीश ने आखिरी सांस ली। ये भारत का पहला ऐसा केस बना जहां कोर्ट के आदेश पर लाइफ सपोर्ट कराया गया। अरुणा शानबाग ने जो कानूनी लड़ाई शुरू की थी उसे हरीश राणा ने एक मुकाम तक पहुंचाया। यह पहली बार है जब 2018 के दिशा निर्देशों को पूरी तरह लागू किया गया। 2013 में हरीश अपने हॉस्टल की छत से गिर गए थे, जिस कारण उनके सिर में कुछ ऐसी चोट लगी जिसका इलाज संभव नहीं था। बेटे की सम्मानजनक मौत का हक पाने के लिए हरीश राणा के माता पिता को 13 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। पैसे की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिलने के बाद वो पहले भारतीय हैं जिन्हें इसकी कानूनी इजाजत दी गई। यहाँ एक्टिव इच्छा मृत्यु और पैसिव इच्छा मृत्यु में अंतर समझ लेना जरूरी है। एक्टिव इच्छा मृत्यु में जानलेवा दवा देकर सीधे मौत दी जाती है, यानी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि मरीज की मृत्यु हो जाए। जबकि पैसिव इच्छा मृत्यु में जीवन रक्षक प्रणाली जैसे वेंटिलेटर, दवा ये सब हटाकर मरीज को प्राकृतिक मौत मरने दी जाती है। मोटे तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक्टिव इच्छा मृत्यु में जहर देते हैं, जबकि पैसिव इच्छा मृत्यु में दवाई रोक देते हैं। 2011 में अरुणा शानबाग केस में कोर्ट ने पहली बार पैसिव इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता दी थी, लेकिन इसके लिए बहुत कड़े नियम बना दिए थे। 1973 में शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में काम करती थी। वहीं पर एक कर्मचारी के हमले से वो कोमा में चली गई। फिर वो 42 साल तक उसी हालत में रही। पत्रकार पिंकी ईरानी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उनका कहना था कि अनुच्छेद 21 में जैसे आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का हक मिलता है, वैसे ही हमें आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को खत्म करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनके तर्कों को नहीं माना और कहा कि सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दोनों को समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि सक्रिय इच्छा मृत्यु में धारा 302, धारा 304 और धारा 309 हम आईपीसी की बात कर रहे हैं का स्पष्ट उल्लंघन होता है। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, जहां सोच समझकर साजिश करके किसी की हत्या की जाती है। वहीं धारा 304 में गैर इरादतन हत्या, जैसे दो व्यक्ति में लड़ाई हो गई और अचानक गुस्से में 4-5 घूंसे जड़ दिए और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जबकि धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। अगर डॉक्टर या कोई भी अन्य व्यक्ति इच्छा मृत्यु में सहायता करता है तो वह तो इन धाराओं का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक्टिव इच्छा मृत्यु की अनुमति तो किसी हालत में नहीं दी जा सकती, लेकिन विशेष परिस्थिति में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांस में, उन्होंने ये वर्ड यूज किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांस में ऐसी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अरुणा शानबाग केस में उन्हें पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति भी नहीं मिली, लेकिन इसी केस में कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि किन परिस्थितियों में पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने एक गाइडलाइन बना दिया। नहीं, देखिए, अरुणा शानबाग केस और रोहित राणा केस में मुख्य अंतर यह है कि अरुणा शानबाग केस में अस्पताल की नर्सों ने विरोध किया था, वो उनकी सेवा कर रही थी, वो उनके अपने घर के सदस्य की तरह सेवा कर रही थी। जबकि हरीश राणा केस में बूढ़े माता पिता ने खुद कोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्हें यह डर था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे का क्या होगा। 2018 में कॉमन कॉज केस में कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई जीवित व्यक्ति पहले ही लिविंग विल कर सकता है। लिविंग विल में यह इच्छा जता सकता है कि अगर उसे कोई लाइलाज बीमारी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका इलाज बंद कर दिया जाए। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हरीश के माता पिता की याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि हरीश खुद ही सांस ले पा रहे थे और वे वेंटिलेटर पर नहीं थे। फिर हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके बेटे का शरीर सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गया है और उसे इस कष्ट से मुक्ति मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूब से दिया जाने वाला पोषण एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, न कि सामान्य खाना। इसीलिए इसे हटाना भूखा मारना नहीं, बल्कि प्रकृति को अपना काम करने देने के समान है। कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत कहा कि जैसे सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी है। और इस तरह यह पहला मामला बना जहां कोर्ट ने असल में पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी और एक दुखद जीवन का सुखद अंत हो गया।